हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हमारा बच्चा कब तक रिकवर होगा। एक बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चा रिकवर होगा भी या नहीं होगा? इम्प्रूवमेंट्स कितनी आएँगी? क्या बच्चा कभी बोल पाएगा या नहीं बोलेगा? ये क्वेश्चंस अक्सर पेरेंट्स के मन में होते हैं जब आपके बच्चे को ऑटिज़्म होता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए ये जानना कि वो कौन-सी एज है जो ये तय करती है कि आपके बच्चे का फ्यूचर कैसा होगा। हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है पेरेंट्स के लिए, स्पेशली जो जानना चाहते हैं कि उनके बच्चे की रिकवरी पॉसिबल है भी या नहीं है। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि पेरेंट्स कितने अवेयर हैं, उन्हें ऑटिज़्म के बारे में कितना पता है, कब डिटेक्शन हुआ था। ये चीज़ें तय करती हैं उसको अर्ली इंटरवेंशन मिला या नहीं मिला, किस एज में मिला था और क्या उसे सही तरह से अर्ली इंटरवेंशन मिला और इंटरवेंशन के बाद उसमें इम्प्रूवमेंट्स आई। ऐसा भी होता है कि कई बार 15 मंथ्स में भी बच्चे मैंने देखे हैं जो जिन्हें थेरेपी स्टार्ट कर दी गई लेकिन अब तक वो बोलना नहीं शुरू कर पाए। इसकी भी बहुत सी वजह होती हैं। 15 मंथ्स में थेरेपी स्टार्ट की गई लेकिन रिजल्ट्स आउटकम जो है वो 5 इयर्स तक भी कुछ खास नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके बच्चे को थेरेपीज सही से नहीं मिल रही हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है बच्चों की रिकवरी के लिए। हम अक्सर रिकवरी की बात करते हैं, रिकवरी को एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन रिकवरी के लिए बहुत सी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं और उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपके बच्चे की रिकवरी को तय करते हैं, डिटरमिन करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ है कि आपके बच्चे की एज, कौन-सी वो एज है जो आपको बताती है कि आपका बच्चा आगे चलकर उसका क्या फ्यूचर होने वाला है। वैसे तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, ऑटिज़्म इज़ ऑटिज़्म, इसके बारे में कुछ ज़्यादा हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हम तय नहीं कर सकते हैं कि बच्चे का आने वाला फ्यूचर क्या होगा, लेकिन काफ़ी हद तक हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर 6 इयर्स का हो चुका है हमारा बच्चा, थेरेपीज़ ले रहा है, इसके बावजूद भी बच्चे में स्पीच अभी तक नहीं आई है, उसके चैलेंजिंग बिहेवियर्स हैं, उसमें स्टीमिंग बिहेवियर्स हैं, वो आस-पास भी देखता नहीं है, अपने नाम को भी नहीं सुनता है, टॉयलेट ट्रेन्ड नहीं है। ये सब चीज़ें कहीं न कहीं इंडिकेट करती हैं मॉडरेट ऑटिज़्म को। ये वीडियो ना सिर्फ उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे स्पेशल नीड्स हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जो अभी पेरेंट्स बने हैं। बहुत ज़रूरी है हमें बच्चे के माइलस्टोन्स को चेक करते रहना। कई बार तो हम कंपेयर करके अंदाज़ा लगा लेते हैं, स्पेशली अगर सेकंड चाइल्ड है, तो पहले हमने बच्चों को देखा है, तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारा बच्चा किस रफ्तार से बढ़ रहा है। लेकिन अगर आपका फर्स्ट चाइल्ड है, तो बहुत ज़रूरी है आप बच्चे के डेवलपमेंटल जो माइलस्टोन्स हैं, उनको चेक करते रहिए कि आपका बच्चा किसी माइलस्टोन को मिस तो नहीं कर रहा है। अगर वो मिस कर रहा है, जैसे कि 2 साल, डेढ़ 2 साल की एज में बच्चे 2 वर्ड्स को जोड़ना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट ईयर में बच्चे मम्मा-पापा बोलना शुरू करते हैं, फंक्शनल। ऐसा नहीं है कि अपने आप में बच्चा बोल रहा है। तो अगर ये चीज़ें वो माइलस्टोन वो मिस कर रहा है, वो आपको नहीं देख रहा है, नाम नहीं सुन रहा है, कई चीज़ें और मिस करता जा रहा है, तो इसका मतलब है ये इंडिकेटर है कि बच्चे को ऑटिज़्म हो सकता है या आपका बच्चा उसके माइलस्टोन्स डिलेड है। तो बहुत ज़रूरी है ऐसे वक़्त पर हमें अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट करने की। लेकिन हम बात करेंगे कि आप माइलस्टोन्स लगातार चेक करें। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के माइलस्टोन डिलेड हैं, तो उसे फ़ौरन डायग्नोज़ करवाइए। किसी चीज़ की वेट मत कीजिए। अगर डायग्नोज़ नहीं भी हुआ है, तो घर पर उसके साथ में काम करना शुरू कीजिए। प्ले थेरेपी, फ्लोर टाइम, अर्ली इंटरवेंशन, ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं ऑटिज़्म से बाहर निकलने में, उनकी रिकवरी में। क्योंकि जितना बच्चा छोटा है, रिकवरी के चांसेस उतने ज़्यादा हैं। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखिए। जैसे-जैसे आपका बच्चा बड़ा होता जाता है, रिकवरी के चांसेस भी कम होने लगते हैं। 6 इयर्स एक ऐसी एज है जो डिटरमिन करती है कि आपके बच्चे का फ्यूचर कैसा होगा। क्या बच्चा बाकी बच्चों के साथ बोल पाएगा? क्या बाकी बच्चों की तरह उसकी स्पीच आ सकेगी? क्या वो फ्लुएंटली बोल सकेगा? क्या वो सब काम कर सकेगा जो नॉर्मल बच्चे कर सकते हैं, चाहे वो लिखना पढ़ना है, बातें करना है, चीज़ों को समझना या खुद से काम करना, ये सब चीज़ें क्या वो कर पाएगा? 6 इयर्स के एज जो है वो आपको काफ़ी हद तक बच्चों के बारे में बता देती है। अगर 6 इयर्स का आपका बच्चा हो चुका है और वो आपको देखता है, ध्यान देता है और आपकी बातों को आंसर करता है, चाहे वो हाँ में ही कर रहा है या फिर चाहे वो आपको मम्मा, पापा थोड़े वर्ड्स ही बोलता है, पूरी स्पीच अभी उसमें नहीं आई है, कोई बात नहीं। अगर वो आपके कुछ वर्ड्स बोलने लगा है, चीज़ों को समझता है, आस-पास की चीज़ों को पहचानता है, एनवायरनमेंट को लेकर वो अवेयर है
कि कौन आया कौन गया, वो नोटिस करता है थोड़ा, चाहे वो ज़्यादा देर नहीं देखता है लेकिन थोड़ा नोटिस करता है। 6 इयर्स में बच्चे काफ़ी चीज़ें सीख जाते हैं, लेकिन अगर 6 इयर्स में ये कि बच्चा हैंड फ्लैपिंग में इन्वॉल्व है या वो टो वॉकिंग कर रहा है या वो इधर-उधर ही बस घूमने में बिज़ी है, आपको बिल्कुल देख नहीं रहा है, अपनी नीड्स तक वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, ये चीज़ें आपको बताती हैं कि आपके बच्चे को ऑटिज़्म है और ये मॉडरेट हो सकता है। अगर 6 इयर्स में आपका बच्चा अपनी चीज़ें आपको बता देता है, आपकी बातों को समझता है, अपने नाम को रिस्पॉन्ड करता है, आपके साथ बैठना पसंद करता है, उसमें ऐसे बिहेवियर्स नहीं है, बच्चा अपने आप में लॉस्ट कम है, तो ये चीज़ें बताती हैं कि आपके बच्चे की रिकवरी के चांसेस कई ज़्यादा हैं। 6 इयर्स तक बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं। नॉर्मली अगर मैं बात करूँ 5 इयर्स तक तो बच्चे पूरी तरह से एक एडल्ट 90% तक एक एडल्ट की लैंग्वेज वो बोल सकते हैं, लेकिन 6 इयर्स में आपका बच्चा अगर ऑटिज़्म है उससे और अगर वो कुछ वर्ड्स बोल रहा है और वो मीनिंगफुल बोल रहा है, तो ये चीज़ भी बताती है कि आपके बच्चे की रिकवरी पॉसिबल है, चाहे वो आपके इमिटेशन में ही बोल रहा है। इसके बाद एक और चीज़ जो हमें बस देखने की ज़रूरत है कि क्या हमारा बच्चा कितना वो कम्युनिकेशन उसका कितना है, कितना कम्युनिकेट कर पाता है, कितना हमारी बातों को वो समझता है। अगर मैंने उसे बोला कि वो चीज़ उठाकर लाकर दे दो मुझे, तो वो दे रहा है। अगर वो आपकी छोटी-छोटी कमांड्स को समझ रहा है, फॉलो कर रहा है, आप पर ध्यान देता है। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे बोलते हैं लेकिन वो देखकर आपको आंसर नहीं करते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि बच्चा आपको देखे, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि बच्चा आपको देखे क्योंकि देखकर बच्चे बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। अब एक चीज़ है कि बच्चा इन्वॉल्व्ड है किसी चीज़ में तब आप उसको बुला रहे हैं, तब भी बच्चे आपकी बातों को इग्नोर करते हैं। पहले वो चीज़ें उससे लीजिए, चाहे वो उसके टॉयज़ हैं, कोई भी चीज़ है उसे एक साइड पर रखिए, फिर उसके साथ में इंटरेक्शन कीजिए। उस टाइम पर बच्चा आपको ध्यान देता है। उसे कम्युनिकेट करने का एक सबसे बड़ा जो वे है वो ये है कि हम बच्चे के साथ में उसके साथ फेस टू फेस हों। जब आपका बच्चा 6 इयर्स में ये सब चीज़ें कर रहा है, आपके साथ बैठ रहा है, आपकी कंपनी को एन्जॉय कर रहा है, चाहे वो कम देख रहा है लेकिन वो आपको थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड करता है आपकी बातों को, ये चीज़ें ऑटिज़्म रिकवरी की तरफ इंडिकेट करती हैं। लेकिन जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, ये लर्निंग जो है उनमें लर्निंग की जो स्पीड है वो स्लो होने लगती है। 7 इयर्स में साइकोलॉजी में अगर मैं बात करूँ तो साइकोलॉजी में मैंने पढ़ा था कि 7 इयर्स में जो बच्चे होते हैं 7 इयर्स तक अगर आपका बच्चा नहीं बोल रहा है तो बहुत हद तक ये चांसेस होते हैं कि आगे चलकर आपका बच्चा फ्लुएंटली नहीं बोल पाएगा। तो 6 इयर्स तो आप मान के चलिए कि अगर आपका बच्चा 6 इयर्स में कुछ एक वर्ड्स बोलने लगा है तो आप उसे एक्सपेंड करने की कोशिश कीजिए, उसकी स्पीच लैंग्वेज पर काम करने की कोशिश कीजिए। अब एक चीज़ होती है कि बच्चों में बिहेवियर इश्यूज़ जो हैं वो तय करते हैं। अगर 6 इयर्स में आपके बच्चे में ऐसे कोई बिहेवियर नहीं देखते हैं आप जो जैसे कि चैलेंजिंग बिहेवियर्स कहते हैं, जैसे कि स्क्रैचिंग करना, दूसरों को मारना, खुद को मारना, ऐसी चीज़ें अगर आप नहीं देख रहे हैं, नोटबुक्स फाड़ना, बच्चे को समझ कम है आपको लगता है कि उसे कुछ समझ ही नहीं है, ये चीज़ें भी ऑटिज़्म की रिकवरी में एक बहुत बड़ी रुकावट बन सकती हैं। हमें अपने बच्चे के साथ में लगातार काम करने की ज़रूरत है। उसके बिहेवियर मॉडिफ़िकेशन पर काम कीजिए। ऐसे में बहुत ज़रूरी है उसे सही गाइडेंस मिलना, क्योंकि कई बार मैंने देखा है सही गाइडेंस ना मिल पाने की वजह से भी सही बच्चे भी रिग्रेस हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ऑटिज़्म में बच्चों को सही हाथ मिलना बहुत ज़रूरी है जो उन्हें समझ सके, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस को समझे और उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों को इंटरवेंशन की फैसिलिटीज़ दे ताकि बच्चे ग्रो कर सकें, वो सीख सकें। लर्निंग की कोई एज नहीं है, इस बात पर मैं पूरी तरह बिलीव करती हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने 8 साल की जब गुरजोत 8 इयर्स का था तब मैंने उसके साथ में एक्चुअली काम शुरू किया था। जब मुझे ऑटिज़्म के बारे में पता चला, जब मैंने ये कोर्स किया, मुझे पता चला एक्चुअली कि ऑटिज़्म में बच्चों की क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। पहले कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी ऑटिज़्म के बारे में पता ही नहीं था, फर्स्ट चाइल्ड था, डायग्नोज़ लेट होना उसका, कुछ अर्ली इंटरवेंशन की फैसिलिटीज़ ना मिलना, स्कूल में ट्राई करते रहना, इन चीज़ों में बहुत सा टाइम मेरा वेस्ट हुआ, मेरे बेटे का टाइम वेस्ट हुआ। लेकिन जब मुझे लगा कि कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है, कोई ऐसा मुझे नहीं मिलने वाला है जो मेरी हेल्प करे, तो मैंने ये कोर्स करना ज़रूरी समझा और मैंने कोर्स के बाद ये स्कूल स्टार्ट किया, जहाँ मेरे बेटे को ये चीज़ें मिल सकें जो अब तक उसे नहीं मिली थी, जो उस जैसे कई और बच्चों को नहीं मिलती।
बच्चों को कम्युनिकेशन सिखाइए। अगर 6 साल का आपका बच्चा हो चुका है, कुछ भी नहीं बोलता है, तो कम्युनिकेशन के और मोड ढूँढिए। मैं तो कहूँगी कि 3 से 4 साल के बीच में अगर आपका बच्चा है, तभी आप बच्चे के साथ में टेक्स्ट स्टार्ट कीजिए, उसके साथ साइन लैंग्वेज स्टार्ट कीजिए, ताकि आपका बच्चा कम्युनिकेट करना सीख पाए, वो खुद को एक्सप्रेस करना सीख पाए, ताकि उसमें बिहेवियर इश्यूज़ कम से कम हों। जितने बिहेवियर इश्यूज़ कम होंगे, उतना ही रिकवरी के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। बिहेवियर से लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि आपका बच्चा कितना ठीक है। अगर बिहेवियर करता है, तो हम उसे सोसाइटी में कम लेकर जाते हैं। हम अगर बच्चा बिहेवियर करता है, तो हम डरते रहते हैं कि बच्चा कुछ ऐसा बिहेवियर ना कर दे। उसके आस-पास रहने वाले लोग ये इस बात से डरते हैं कि कुछ बच्चा तोड़ ना दे, या किसी को मारे ना, या खुद को ना मारे। इन चीज़ों से डरते हुए कई बार हम अपने हाथ पीछे कर लेते हैं, और ऐसे में बच्चों के बिहेवियर्स और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए लर्निंग आना। बिहेवियर मॉडिफिकेशन पर काम ज़रूर कीजिए, लेकिन लर्निंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आपका बच्चा कितना भी ज़्यादा हाइपर है, गुरजोत की सिटिंग 1 सेकंड की नहीं थी। अगर मैं कहूँ कि मुझे लगता था कि उसके पैरों पर पहिए लगे हुए हैं, वो कभी थकता ही नहीं है, इधर से उधर इस तरह से सारा दिन उसका चलता था। मैं उसके पीछे दौड़ती-दौड़ती थक जाती थी। सभी नेबर्स हँसते थे कि तुझे ये मोटी नहीं होने देगा, क्योंकि तू इसके पीछे दौड़ती रहती है सारा दिन। वो एक टाइम था आज से 10 पहले, लेकिन 10 साल के बाद लाइफ इतनी चेंज होगी ये नहीं सोचा था मैंने। क्योंकि जब आप लगातार एक डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, ऑनेस्ट एफर्ट्स करते हैं, तो कहीं न कहीं इम्प्रूवमेंट्स तो आने लगती हैं। चाहे आपके बच्चे की एज कितनी भी है, ये मत सोचिए कि आप 100% रिकवरी के लिए ही काम कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि आप अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जब आप इंडिपेंडेंट बनाने के लिए काम करते हैं, तब आप काफ़ी हद तक सक्सेसफुल होते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों के बिहेवियर से डरे नहीं, उसे एक सही वे में मॉडिफ़ाई करने की कोशिश कीजिए। और जो एक चीज़ रिकवरी में आपको हेल्प करती है, वो हेल्प करती है आपके घर का एनवायरनमेंट। एक दूसरे पर लाद देना कि ये करवाएगा, मैं क्यों करवाऊँ? हम दोनों का बच्चा है, इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत सी मदर्स कहते हैं कि पापा तो कुछ करते ही नहीं है, मैं ही करती हूँ जो करती हूँ। कुछ भी ये मैटर नहीं करता कौन करता है, कितना करता है, लेकिन करना ज़रूरी है। अगर कोई नहीं करेगा तो बच्चा तो आपका ही है, आपको करना है। अगर मदर नहीं तो फादर, फादर नहीं तो मदर, किसी ना किसी को तो ये स्टेप लेना ही है। और ये सोचिए कि ये आप अपने लिए भी कर रही हैं, अपने बच्चे के लिए कर रही हैं। अगर वो इंडिपेंडेंट बनता है, तो कल आपकी लाइफ में एक सैटिस्फैक्शन रहेगी कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ कर पाई। जैसे कि अब मुझे ये कहीं न कहीं लगता है कि हाँ, जो टाइम था मैंने उसके लिए किया। जितना मैं कर पा सकती थी, जितना मैं कर सकती थी, मैंने उसके लिए किया। मैंने दिल्ली कोर्स किया, मैंने उसके लिए स्कूल शुरू किया, जो मेरे लिए, मुझे बहुत से लोगों ने कहा था कि इनका बच्चों का स्कूल जो है वो शुरू करना बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाओगे। बहुत से लोगों ने मुझे ये चीज़ कही थी, लेकिन मैंने कभी इस चीज़ को नहीं सोचा। मुझे था कि मैंने ये तय किया था कि मुझे अपने बच्चे के लिए स्कूल तो एक स्टार्ट करना ही है, क्योंकि कोई और स्कूल नहीं लगा तो मुझे तो करना ही है। जो जब मैंने देखा कि उसमें डे बाय डे, ईयर्स बाय मंथ, ईयर बाय ईयर उसमें इम्प्रूवमेंट्स आती गई, और आज कभी तो मुझे लगता है कि वो टीवी देख रहा है, मैं उसके पास बैठी पढ़ रही हूँ, मैं कोई काम कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि मेरे पास में कोई एक ऑटिज़्म है, जिस बच्चे को ऐसा बच्चा मेरे पास, जब मैं उसके पास बैठी होती हूँ। कई बार वो मेरा अटेंशन लेने के लिए या कभी अपना हाथ मेरे आगे करेगा, कि जैसे जब मुझे उसे इंटरैक्शन की ज़रूरत होती है, जब मुझे वो कहता है, तब मैं सारे काम छोड़कर उसके साथ में इंटरैक्ट करती हूँ। कभी उसको प्रेस करना, उसके टिप्स को, फिंगर टिप्स को। बहुत रिलैक्स होते हैं बच्चे, अगर आपके बच्चे हाइपर एक्टिव हैं। हाइपर एक्टिविटी गुरजोत की 1-2 दिन में कम नहीं हुई। मत सोचिए, कोई मैजिक नहीं है कि एकदम से सब ठीक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है अगर आपके बच्चे को ऑटिज़्म है। मेहनत से जो नहीं घबराते हैं, उन्हें घबराने की इसलिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। गुरजोत के साथ जब मैंने शुरू किया था, तो पहले मैंने फ्लैश कार्ड्स के साथ काम किया, फिर मैंने उसे वर्कशीट्स इंट्रोड्यूस की। वर्कशीट्स के साथ में उसकी सीखने की, उसकी सिटिंग टॉलरेंस बहुत बढ़ा। वो बिल्कुल बैठता नहीं था, तो मैंने एक वर्कशीट उसे दी, बिल्कुल सिंपल वर्कशीट देती थी ताकि उसे ईज़िली कर पाए, और जब वो कर लेता था, ख़त्म कर देता, तो मैं बोलती थी फिनिश, जाओ। अब फिनिश का उसे पता चल गया था, जब मैं फिनिश बोलती थी, फिर मैंने धीरे-धीरे एक और इंक्लूड करनी शुरू की कि मैं 2 वर्कशीट्स इसको करवाऊँ। धीरे-धीरे वर्कशीट्स की नंबर्स बढ़ते गए, और आज मैं उसे चाहूँ तो 25-30 वर्कशीट्स भी एक साथ करवा लेती हूँ। वो इसलिए क्योंकि इसमें मैं कुछ स्टफ़ करती हूँ, ऐसी एक्टिविटीज़ जो उसे पहले से आती हैं। क्योंकि जब बच्चे पुरानी चीज़ों के साथ में आप उसे नई चीज़ें सिखाते हैं, तो बच्चों के लिए लर्निंग ईज़ी हो जाती है।
कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ। सभी चीज़ें आप जब नहीं रखते हैं, तो बच्चों के लिए कई बार मुश्किल हो जाता है कि हर एक चीज़ लर्न करना पड़ रहा है उसे। कई बार बच्चे कॉन्सेप्ट अगर सिखा रहे हैं, तो वो भी बच्चे वन बाय वन सीखते हैं। अगर आप एकदम से सभी कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाते हैं, तो बच्चे एक भी कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाते हैं। यही चीज़ राइटिंग की है। राइटिंग को लेकर अगर बच्चा आपका एक वर्ड, एक टू नहीं लिख रहा है, तो हम 1 टू 10 उसे उम्मीद कर रहे हैं, तो हम गलत कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशंस को अपनी उस हिसाब से रखिए कि जितना आपके बच्चा पूरा कर पाए, ताकि आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल भी कम हो, स्ट्रेस लेवल कम हो और बच्चे का भी फ्रस्ट्रेशन कम हो। जितना हम शांत रहते हैं, जितना हम डेडिकेटेड होकर काम करते हैं, बच्चों की रिकवरी के चांसेस उतनी ही ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं। जितना आपका बच्चा, उसे अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए कि अपने काम खुद करे। आप बच्चा शूज़ पहन लेता है, लेकिन हम उसे पहना रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। अगर बच्चा खुद से नोटबुक पे कुछ लिख लेता है, हम उसका हाथ पकड़ के लिखवा रहे हैं, तो हम गलत कर रहे हैं। अगर बच्चा खाना खा लेता है, तो हम उसे खुद खिला रहे हैं, तो हम गलत कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बंद कर दीजिए। आज से ये कोशिश कीजिए कि अगर ये खुद कर सकता है, इसकी एज है, ये कर सकता है, तो अपने आप को 2 कदम पीछे रखिए और देखिए कि वो करता है। जब ज़रूरत हो हेल्प भी कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप उसे जज करेंगे सिर्फ़, क्योंकि अभी आपका बच्चा लर्न कर रहा है, लेकिन जब 10 साल हो जाएँगे आपको, 10 साल के बाद, मैंने 10 साल के बाद में वो चीज़ें देखी हैं गुरजोत में, जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। शायद आप भी वो चीज़ें देखेंगे अपने बच्चों में। जब आप बच्चों के साथ में लगातार काम करते हैं, तो रिकवरी इतनी मुश्किल नहीं है। हाँ, रिकवरी के लिए कुछ हमें मीनिंग जो है रिकवरी का, वो थोड़ा हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर ऑटिज़्म है, तो बच्चा नॉर्मल हो जाएगा बिल्कुल। इस एक सोच को अलग रखने की ज़रूरत है। बच्चे को कुछ डिफ़िकल्टीज़ रह सकती हैं, उन डिफ़िकल्टीज़ पर भी हमें काम करना है, लेकिन उन डिफ़िकल्टीज़ को एक्सेप्ट भी कीजिए कि कोई बात नहीं, उसके कितने इश्यूज़ सॉल्व हुए हैं। हर मंथ आप बच्चे का एक रिपोर्ट बनाइए कि इसने इतनी चीज़ें सीखी हैं, इसमें ये बिहेवियर्स कम हुए हैं। जैसे-जैसे आप अपने रिटर्न में आपके पास बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट रहती है, तो आप ज़्यादा आपको पता लगता है कि मैं सही जगह चल रही हूँ। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। कई बार हम चीज़ें अचीव करते जाते हैं, हमारा बच्चा सीखता जाता है, लेकिन हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, तो हम समझ ही नहीं पाते कि हमारा बच्चा कितना सीखा है। रिकवरी तभी आती है जब हमारे पास भी एक मोटिवेशन हो, और उसके लिए ज़रूरी है कि रिटर्न रिपोर्ट बच्चे की हर एक मंथ में बनाइए कि उसने क्या-क्या सीखा। क्या वो नहीं सीखा है अब तक, क्या उसे आगे सिखाना है? टारगेट सेट करना बहुत ज़रूरी है। स्टेप बाय स्टेप चलना बहुत ज़रूरी है। सही थेरेपिस्ट उसे मिलना ज़रूरी है उसकी रिकवरी के लिए। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा ऑटिज़्म की रिकवरी को आसान बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।